हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नाल के पार्ट नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हॉस्पिटल है, जंगल नहीं, जहाँ पर जंगली सांडों की तरह तुम दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हो। इंसानियत के जामे में रहो, वरना यहीं पर सबके सामने दोनों के मुंह तोड़ दूंगा। अब शाफे से बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। फहीम, तुमने आयशा को क्यों मेरे पास रखा है? अब क्या कारनामा इंजाम दिया है तूने? हालिब ने रकीम और फहीम को एक साथ वार्निंग दी थी और साथ ही सामने खड़े फहीम को घूरते हुए पूछा था। हालिब और आदि तो पूरे किस्से से अनजान थे। जवाबन रकीब ने भी डैशिंग कमीने की शादी में हुई इज्जत अफसाई का पूरा किस्सा इन दोनों को सुनाया था कि किस तरह से आशा ने सबके सामने फहीम को थप्पड़ मारा था। दिस इज नॉट गुड फहीम, इस बात पर तूने आशा को उठवा लिया। बता कहाँ है वो? हालिब ने गुस्से से फहीम से पूछा था। साले डैशिंग कमीने, कहाँ है आयशा? टॉर्चर रूम में तो तूने उस साइको को रखा हुआ है ना, तो आशा कहाँ पर है? सच सच बता दे फहीम, वरना फूफा जान से कहकर मैं तेरे फित्तू से भी आयशा का पता उगलवा लूंगा। रकीब ने गुस्से से दोबारा आस्तीन चढ़ाते फहीम को वार्न किया था। ये तो वैसे ही उसका दिमाग आउट था, ऊपर से इस फहीम के बच्चे ने उसे मजीद उसको भड़का दिया था। ओ हेलो, धमकी किसको दे रहा है बे? मुझे? तू डैड को बताएगा, उससे पहले मैं तुझे जहन्नम वसल कर दूंगा। और तेरा वो साइको अगर टॉर्चर रूम में ना भी होता तो भी मैं अपनी आशा को वहां पर नहीं रहता। इतना घटिया और छिछोरा समझता तो मुझे? अपनी शेरनी को मैं चोर अचको को टॉर्चर करने वाली जगह पर रखूंगा। मेरी शेरनी जहाँ के भी है ना, बिल्कुल सही सलामत है। और तुझे आशा के लिए इतना दर्द क्यों उठ रहा है? अभी उसका अच्छा बुरा सोचने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा सलामत हूँ, फहीम तन कर बोला था। क्यों? तू अब्बा लगता है उसका, जो उसका ख्याल रखेगा, अच्छा बुरा सोचेगा? रकीम उसको घूरते बोला, जिस पर फहीम ने तैश पड़ी नजर पर रकीम पर डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसे बीवी बनाना चाहता हूँ और दुनिया मुझे उसका अब्बा बनाने पर तुली हुई है। फहीम जरेला बड़बड़ाया था। फहीम, तू आशा को कहाँ पर लेकर गया? देख मेरी बात सुन, मेरी वाली गलती मत करना। अपनी ही मोहब्बत की नजरों में गिरकर जीते हुए कैसा लगता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तू प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे अपने हाथों से अपनी मोहब्बत के सामने जलील हवार होकर आ जाए। गुस्से और इंतकाम में उठाया गया एक गलत कदम जिंदगी भर के लिए जान का रोग बन जाता है। हाल के लहजे में पछतावा बोल रहे थे और उसके कानों में बेसाता कुछ देर पहले की सफीन की आवाज गूंजने लगी थी, जिसकी नफरत ने हाल को तोड़ कर आ दिया था। ओ भाइयों, ये देख लो मेरे जुड़े हुए हाथ। क्यों मुझे शरीफ और सीधे साधे इंसान पर इतना शक कर रहे हो? मैंने पहले उस हैंडसम कमीने से भी यही कहा था कि सफीन हालिब की बीवी है, जबकि आशा मेरी बीवी नहीं है। भले ही मैं उसे सब कुछ मानता हूँ, मगर फिर भी मैं उस पर किसी किस्म का कोई हक नहीं रहता। और ये भी तो सोचो कि एक तो मैं मासूम सा लड़का हूँ जो कुछ ऐसा वैसा कभी सोच नहीं सकता, और दूसरा मेरी जंगली शेरनी मुझे ऐसी किसी भी कोशिश से पहले चीर फाड़ डालेगी। भूल गए जंगल में बस छूने की गलती की थी, जो अमर उसे सीधा गोली मार दी थी। और मुझे भी अभी तक किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो दोबारा से मुझे छूने की गलती करो, उसके बाद वो यहाँ मेरे डैड या मुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दे। बस इतना है कि उसको सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए उसकी हाथरदारी के लिए कुछ देर पहले अपने साथ जरा घुमाने फिराने शाही महल लेकर गया था। वहां उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए कुछ देर को छोड़ आया हूँ। बेफिक्र हो, वो जहाँ भी है बिल्कुल महफूज है। उसकी खिदमत को बहुत सारे गुलाम और कनीजे भी हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले मुझे बताया कि मेरी शैनी इस वक्त सुकून बड़ी नींद सो रही है, यानी बिल्कुल आराम से है। और मैं तुम सबके सामने मौजूद हूँ, हॉस्पिटल में बैठा गप रहा हूँ हॉस्पिटल में बैठा हुआ खप रहा हूँ। यकीन करो आशा को मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए मुझे बख्श दो जा। मैं इस कंग फू पांडा के नक्शे कदम पर चाहकर मरने का कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे डैड मामू जान की तरह रहम दिल है और ना ही मेरी शैनी सफीन की तरह शरीफ है। गलती करना तो दूर, कुछ ऐसा वैसा मैंने सोचा भी तो डैड और आशा दोनों मुझे चक्की में आटे की तरह डालकर पीस डालेंगे। फहीम ने बारी बारी इन तीनों को देखते हुए हाथ जोड़कर लंबी वजाहत दी थी। मगर उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कमीने इंसान, ये भी तो सोच के सनम यहाँ पर हॉस्पिटलाइज है, उसके बारे में भी अभी उस्मान को पता है, और तू आशा को न जाने कौन से शाही महल छोड़कर आया। ये तो ये बताकर तुझे ये गरीब अजीबो गरीब जगह मिली कहाँ से जाती है? कमीने, प्रोफेशनल क्रिमिनल बनने का इरादा है क्या? शराफत से आशा को छोड़ दे, वरना एक मुक्का मारकर जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। आदि बढ़कर फहीम की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर सामने तेज से पितर आते हुए उस्मान पर पड़ी। उसको देखकर आदि अपनी जगह पर खामोश हो गया था। उस्मान तेज से चलता हुआ उनके पास आया था। क्या हुआ था रकीम? सनम को चोट कैसे आई? कहाँ मिली ये आपको? उस्मान बेचारे से सनम के रूम में झांकता हुआ बोला। जवाबन रकीम ने उस्मान को उस साइको का पूरा किस्सा सुना डाला था, जिसे सुनकर उस्मान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। ओ नो, तो वो वहां भी पहुंच गया?
عثمان تیزی سے پاس پڑی ہوئی بینچ پر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ چاروں حیرت سے اس کو دیکھ لیں گے تھے۔ کیا ہوا عثمان، آپ جانتے ہیں اس بندے کو؟ رقیب نے تعجب سے پوچھا، جس پر عثمان نے سپاہ میں سائے لایا تھا۔ وہ صنم کا سابقہ مگیتر بہرام کریمی ہے، عثمان تھکے تھکے لہجے میں بولا تھا، جس پر رقیب سمیت وہ تینوں ششتر کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ آصف کے ساتھ شو روم آ چکا تھا اور حسب توقع حالب بھی اس سے پہلے یہاں پر موجود تھا۔ ان 2 سالوں میں صرف عادی ہی نہیں، باقی تینوں کی زندگی میں بھی بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ رقیب اپنے جام میں بزی تھا، وہ ASP کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ وہ 2 سالوں سے یہیں لاہور میں پوسٹڈ تھا۔ ریحان شاہ نے اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ ہر بار اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے اس کا ٹرانسفر رکھوا دیتے تھے۔ فہیم کو فرمان شاہ نے ان 2 سالوں میں پروموشن دے ڈالی تھی اور اب اس کا اپنا الگ بزنس تھا، لیکن اس کے کارنامے آج تک اسی طرح برقرار تھے۔ جو فرمان صاحب اسے جوتے کھلواتے تھے۔ حالب نے زاویہ شاہ کے ساتھ ہی ان کا آفس جوائن کر لیا تھا، جہاں پر وہ اپنے ڈیڈ اور ہاشم بھائی کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ عادی بھی اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہوتا تھا، مگر اس نے اور حالب نے مشترکہ طور پر ایک گاڑیوں کا شو روم کھول لیا تھا۔ وہ دونوں آفس کے بعد شام 5 بجے تک شو روم جاتے تھے۔ اب بھی حالب اس سے پہلے شو روم آیا ہوا تھا۔ کب آیا تم؟ وہ جس وقت شو روم کے گراؤنڈ فلور پر بنے اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، حالب نے سامنے سینٹر چیئر پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سامنے ٹیبل تک آیا تھا اور ٹیبل پر ڈھکے رکھے ہوئے گلاس کو اٹھا کر پانی پینے لگا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہوں۔ تو نے رقیم اور فہیم کو بھی بلایا ہے؟ کوئی کام ہے کیا؟ حالب نے دونوں بویں چکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری کام ہے مجھے رقیم سے، کوئی بہت ہی ضروری کام جو جلد سے جلد پورا کرنا ہے۔ وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں بیٹھ آ کر، کیا ہوا، کیا کام ہے، بتا مجھے۔ حالب اپنی چیئر سے اٹھ کر عادی کے پاس گیا تھا اور عادی کو لا کر سینٹر چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ ان کی آئے دن بگڑتی طبیعت سے وہ لوگ اس کی طرف سے فکر مند ہی رہتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں یار، بس کچھ دیر پہلے سر میں درد ہو گیا تھا، اس لیے روحان سے ہاسپٹل سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ پلیز جلدی سے کچھ کھانے کے لیے منگوا، میں نے لنچ بھی نہیں کیا۔ ایک کام کر، کافی کے ساتھ سینڈوچز آرڈر کر دے، مجھے پھر دوائی بھی لینی ہے۔ عادل نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا، جس پر حالب گہری سانس بھرتا ہوا پیچھے پڑی ہوئی دوسری چیئر گھسیٹ کر عادی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی انٹرکام پر کافی اور سینڈوچز کے آرڈر دے کر کارڈ لیس عادی کو تھما دیا تھا۔ تیری طبیعت بار بار اتنی کیوں بگڑ جاتی ہے عادی؟ تو دوائی ٹائم پر کیوں نہیں لیتا؟ کیا فائدہ اتنی اذیت اٹھانے کا؟ حالب نے تعصب سے عادی کو دیکھا تھا، جو کرسی کی بیک سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ ابھی عادی کوئی جواب دیتا، تبھی رقیم اور فہیم بھی آفس کا گلاس ڈور کھول کر اندر چلے آئے تھے۔ سلام شہزادو، ڈونٹ ٹیل می عادی کہ تجھے مجھ سے شدید قسم کا عشق ہو گیا۔ صبح ہی تو گھر سے دیدار کروا کر گیا تھا اور پھر دوبارہ ملاقات کے لیے بلوا لیا، کیوں عادی اتنی بھی کیا بے قراری؟ تم کیوں میری عائشہ کو کمپٹیشن دے رہا ہے؟ فہیم حسب عادت اسے شروع ہو گیا تھا، جبکہ عادی نے اسے دیکھا تعصب سے نفی میں سہلایا تھا۔ فہیم کبھی بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ ہو گئی بکواس تو آرام سے بیٹھ، تو سب کو ایک خوشخبری سنانی ہے، اس کے بعد ایک کام ہے مجھے رقیم سے۔ عادی نے رقیم کو دیتے ہوئے کہا تھا، جو کرنا ہے جلدی کر یار، جو بھی خوشخبری ہے سنا اور پھر کام بتا۔ یہاں سے فری ہو کر مجھے آج اپنی سنڈریلا کو ڈنر پر بھی لے کر جانا ہے۔ اتنے دن سے ڈیلے ہو رہا ہے، آج تو میں نے اسے پرامس بھی کیا تھا، اگر پرامس ٹوٹ گیا تو چھوٹے بھائی اس کا فل آن بڑکا دیں گے، پھر میری بیڈ روم میں انٹری بھی بند۔ رقیم بولتا ہوا حالب کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ فہیم بھی کھڑا حالب کے کان میں اس کے بچوں کی پکس دیکھنے لگا تھا۔ اس دوران کافی اور سینڈوچز بھی سرو ہو چکے تھے۔ عادی نے مزید 2 کافی آرڈر دے کر اپنی چیئر کا رخ ان تینوں کی طرف کر لیا تھا۔ ان کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی، جبکہ عادی کے سامنے والی چیئر پر حالب بیٹھا ہوا تھا اور فہیم حالب کے پاس ہی کھڑا تھا اور رقیم فہیم کے پاس اس کے کاندھے پر بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ اب سنو، کیا گڈ نیوز ہے؟ عادی نے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ رونی شادی کے لیے مان گیا ہے۔ عادی نے واقعی ان تینوں کو واقعی شاکنگ نیوز دی تھی۔ ریئلی؟ مگر کیسے؟ رقیب نے حیرت سے پوچھا۔ بس اپنا اپنا ٹیلنٹ ہے، میں نے راضی کر ہی لیا۔ عادی محبت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ گاڈ، ممانی جان بہت ہی خوش ہو جائیں گی یار، اور پھر میں بھی جم کر رونی کی شادی میں ڈانس کروں گا۔ جو حسرتیں اپنی شادی پر ادھوری رہ گئی وہ رونی کی شادی پر پوری کروں گا۔ فہیم خوشی سے چہہ کر بولا تھا۔ ہاں، رونی کی شادی پر ہم نے ناگن ڈانس تو تجھ سے ہی کروانا ہے نا؟ رقیم ہنستے ہوئے تبھی اس کی نظر سامنے گلاس ڈور کے بیچوں بیچ بیٹھی مہروسا اور عارفہ پر پڑتی اور اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا تھا۔ جب اس کے ساتھ کھڑا فہیم اس کو اچانک چپ ہوتا ہوا دیکھ کر خود بھی اس کی نگاہوں کی سمت دیکھنے لگا تھا، اور پھر سامنے بیٹھی مہروسا کو دیکھ کر وہ بھی بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ حالب کی نظر بھی جب ساکت کھڑے رقیم فہیم پر پڑی تو ان کی نظروں کے تعاقب میں حالب نے بھی سامنے دیکھا اور ایک پل کو وہ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
मेरोसा खुद भी इन तीनों को स्पार तासरात के साथ देख रही थी। अभी वो तीनों कोई रिएक्शन देते कि तभी जोर से बोली थी, आदल अफंदी। उसकी तेज आवाज पर सेंटर टेबल के पीछे वाली चेयर फौरन घूमी थी जिस पर बैठा आदिल मेरोसा को देखकर फ्रीज हो गया था। आदिल अफंदी की मातू ने इस जानी पहचानी मुतरन्नम आवाज को पूरे 2 साल बाद सुना था। उसके साकत आंखों ने 2 साल बाद उस चेहरे को देखा था। उसके तस्वर में हर वक्त अब बात वो चेहरा 2 साल बाद मुजस्सम उसके सामने था। बादामी चादर के हाल में सर से पांव तक चादर में लिपटी वो लड़की जो कि आदिल अफंदी के जीने की वजह थी, क्या वाकई वो हकीकत में उसके सामने थी या वो जागती हुई आंखों से कोई ख्वाब देख रहा था। उसकी नजरें इस चांद चेहरा और नीली झीलों से हटती तो देखती कि मेन ग्लास डोर के पास ना कोई स्टूल था ना कुर्सी, फिर भी उसके एंजल सामने ग्लास डोर के बीचों बीच खड़ी नहीं बैठी हुई थी। मगर आदि ने इस फर्क पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। उसकी साकत व तुछना नजरें तो 2 सालों बाद अपनी दीद की प्यास बुझाने में मगन थी। आदल अफंदी, मेरा बेटा कहाँ है? वो बेखुद सा टिकी टिकी बांधे सामने अपनी एंजल की दीदार में मगन था जब मेरोसा के सवाल ने उसके समातों पर धमाका किया था। वो हैरत व बेयकीनी से फटी हुई आंखों के साथ ही मेरोसा को देखने लगा था। उसकी लिटिल एंजल उसे क्या कहती? बेटा? कौन सा बेटा? किस बेटे की बात कर रही थी वो? आदि बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, इस जालिम लड़की से पूछना चाहता था कि वो आहर किस बेटे की बात कर रही है, मगर सामने बैठी जादूगरनी ने आदि के सामने आते ही उसकी जात पर शायद कोई तिलिस्म पर्दा फूंक दिया था जिससे आदिल अफंदी की गवाही छीन ली थी। उसकी पूरी हस्ती उसकी जादूगरनी की मुट्ठी में क्या थी। उसके दिल दिमाग के साथ ही पूरी जात पर वह हुकूमत करती थी और आदि आज भी उसके सामने पहले की तरह बेबस था। इस जादूगरनी के हिलते हुए लब अब भी शायद कोई मंत्र पड़ रहे थे जिन्होंने आदि के होंठों को सी दिया था। क्यों आई हैं आप यहाँ? कौन से बेटे की बात कर रही हैं? कौन बेटा? कैसा बेटा? लगता है आप अपने होशो हवास में नहीं है। चली जाए यहाँ से, वरना आपको दिक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। हालिब गुस्से से बोलता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। आदि बढ़कर हालिब को रोकना चाहता था मगर उसका जिस्म जैसे इस वक्त पत्थर का हो गया था। वहीं खड़े रहो हालिब शाह, आज गलती से भी बीच में बोलने की गलती मत करना वरना मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी बहन के शोहर हो। हालिब वाकई उसे दिक्के देकर ऑफिस से निकालने के मूड में था। वो आगे बढ़ ही रहा था जब मेरोसा के वापा हैरान सा अपनी जगह पर रुक गया। वो आज बोल नहीं रही थी, धा रही थी। वो तीनों ताजब से उसके जलाली अंदाज को देखे थे। मैंने 2 साल तुम लोगों की जबरी पाबंदी को अपनी बहनों के हाथ में बर्दाश्त किया। तुमने कहा था कि मेरे किए की सजा मेरी बहनों को दोगे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। इसलिए 2 साल से मैं खामोशी की चादर ओढ़े सबसे अलग कट कर जिंदगी गुजारी। मैंने गलती से भी पीछे पलट कर देखने की कोशिश भी नहीं की। दूर हो गई मैं अपनी बहनों से, अपने डैड से, मम्मा पापा सब से, ये सोचकर कि मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा तुम लोग मेरी बहनों को ना दे डालो। और आज भी अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। मगर मुझे तुम में से किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो जिसे ये शख्स चोरी छुपे लेकर यहाँ पर चला आया। मैं वादा करती हूँ जैसे आई हूँ वैसे चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, वरना बस सूरते दिगर मैं मिस्टर आदिल अफंदी पर केस कर दूंगी और दुनिया का कोई भी कानून 1 साल भर के बच्चे को माँ से अलग नहीं कर सकता। सुना आप लोगों ने? अपनी जात पर तोड़ा गया हर जुल्म मैं सह गई, लेकिन यह जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने बच्चे को मैं इतनी आसानी से इस शख्स को छीने नहीं दूंगी। वो अपने सामने बैठे हुए आदि को देती हुई गर्ज कर बोलती, जो खामोश बैठा टकर टकर उसकी शक्ल देख रहा था। इसी तरह खामोशी से बैठकर तमाशा मत देखो आदिल अफंदी, मुझे मेरा बेटा वापस करो। वो मेरे जीने की वजह। 2 साल बाद अगर तुम्हें मैं और मेरा बेटा याद आ ही गया है तो ये भी याद रखना कि एक बाप होने का कोई भी फर्ज तुमने अदा नहीं किया, इसलिए तुम मेरे बेटे पर कोई हक नहीं रखते। उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने जिंदगी और मौत से जंग लड़ते से पैदा किया, सोहबतें उठाकर उसे पाल रही हूँ। इस दिन के लिए नहीं कि एक दिन उसका नाम नहाद बाप आए और उसे मुझसे छीन कर ले जाए। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा आइस मुझे वापस लौटा दो। आदिल अफंदी, सबकी शिद्दत से सुर पड़ते चेहरे के साथ ही मेरोसा ने अपना निचला लब साथी से दांत तले दबाया था मगर लहजा मजबूत था। दर्द 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 पूरी ऑफिस की छत जैसे आदि के सर पर आ गई थी। वो जो कब से ताकतवर जामे बैठा दीवाना वार सामने बैठी अपने जीने की वजह को देख रहा था, उसकी एक एक बात को खामोशी और हैरत से सुन रहा था। आइस का नाम सुनते ही हैरत और खुशी से कंग हो गया। आइस? आइस? आइस मेरोसा का बेटा? मेरा बेटा? यानी कि उसकी मुझसे खतरनाक हद तक मुबासरत की वजह यह है कि वो मेरा और मेरोसा का बेटा है, इसलिए वो मेरा दिल हमक हमक कर आग की तरह बढ़ा था। मेरा दिल दिमाग इसका हिया नहीं जा रहा था। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। अपने खून की कशिश मुझे इस मासूम की तरफ खींच रही थी। उसकी साकत आंखों की पुतलियां मेरोसा के चेहरे पर जमी हुई थी जबकि दिमाग में बोलचाल सा आ गया था। कौन सा बेटा? किस बेटे की बात कर रही हैं आप? 2 साल बाद न जाने कहां से मुंह काला करके चली आई हैं और किस बेशर्मी से अपनी नाजायज औलाद को आदि के सर पर थोप रही हैं। बेशर्म बात चलन कहीं की। आपको तो फहीम
आदि के दाते हुए आवाज पर फहीम ठटक कर चुप हो गया था, जबकि कब से साकत बैठे आदि के बदन में फहीम के अल्फाजों ने आग लगा दी थी। उसकी नस नस में शरारे दौड़ने लगे थे। वो बिजली किसी तेजी से अपनी कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ और गैसो गजब से पलट कर उसने एक जोरदार पंच फहीम के मुंह पर दे मारा। फहीम के अल्फाज आदि के समातों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह चीरते चले गए थे। मेरी एंजल को गाली देता है, मेरे आयस को नाजायज कहता है, जान निकाल दूंगा तेरी। आयस मेरा बेटा है, मेरा बेटा है वो। मेरी बीवी के मतलब बकवास करता है कमीने, छोड़ मुझे रकीम, मार डालूंगा मैं इस जलील इंसान को। उसने मेरी बीवी को गाली दी है। उसने फहीम को गिरबान से खींचते हुए खड़ा किया था और दोबारा से उसे एक जोरदार थप्पड़ खींचकर फहीम के मुंह पर मारा। फहीम लड़खड़ाता पीछे फर्श पर जा गिरा था, जबकि आदि गुस्से में दोबारा उसकी तरफ बढ़ा था। जब रकीम और हालिब ने बामुश्किल से कंट्रोल किया था और कहर बड़ी नजर से सामने कुर्सी पर बैठी मेहरोसा को देखने लगा था, जो सुकून से आदि और फहीम को गुत्ता होता देख रही थी। आदि के जोर से खींचे से फहीम की शर्ट के सारे बटन टूट गए थे और चेहरा लाल अंगारा हो गया था। हालिब ने आगे बढ़कर फर्श पर गिरे फहीम को उठाया था, जो कि गुस्से से आदि को घूरता हुआ उठा था। मुझे तो चुप करवा लिया तूने, तो दुनिया को कैसे करवाएगा? सबको पता है ये घर से भाग गई है। किस किस पर उनकी नेक नामी साबित करेगा? किस तरह यकीन दिलाएगा कि वो तेरा बेटा है या किसी और का? फहीम ने शर्ट की आस्तीन से चेहरा पोंछते हुए तलही से कहा था। उसकी बात सुनकर आदित्य दोबारा से बढ़कर उसकी तरफ बढ़ा था, मगर हालिब ने उसे बीच में ही रोक दिया था, जबकि मेहरोसा ने क्रब से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मोड़ ली थी। आदि, क्या हुआ तुझे? पागल हो गया है क्या तुम? उसके लिए तू फहीम को मारा है? सही तो कह रहा है वो। इसे मारने से पहले पूछ इनसे कहाँ थी ये इतने सालों से और किस साइज की बात कर रही है? क्या तूने उनके बेटे को जानता है? रकीम आदि को वापस शिवा बिठाता हुआ बोला और एक नजर तेज सामने बैठी मेहरोसा पर डाली थी। मैं जरूर बताती कि मैं कहाँ थी इतने सालों से, अगर इस सवाल का जवाब मेरे बेटे की गुमशुदगी से जुड़ा होता। और मैं जिस आयस की बात कर रही हूँ वो मेरा बेटा है। मिस्टर आदिल अफंदी 4 दिन पहले मुल्तान आए थे, जहाँ इत्तेफाकन रास्ते में ये मेरे आयस से मिले, जो कि अरफा के साथ बाहर मार्केट तक गया था। फिर ये उनका पीछा करते हुए मेरे घर तक चले आए। अब कल रात से मेरा बेटा मेरे घर से गायब है और मुझे अच्छी तरह पता है कि यही उसे लेकर आए हैं, इसलिए मुझे मेरा बेटा मेरा आयस वापस दे दे। मेहरोसा अभी संजीदगी से बोल रही थी, मगर दोबारा से उसके चेहरे को तकता आदि अचानक चूमकर मेहरोसा का देखते हुए अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे चलता उसके पास आया था। अब आदि की साकत व बेशकी नजरें मेहरोसा की व्हील चेयर पर जमी हुई थी, जबकि मेहरोसा भी हैरत से अपने पास आते आदि को देखने लगी थी, जो उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना खामोशी से चलता हुआ उसके पास आ रुका था और फिर आहिस्ती से घुटनों के बल नीचे बैठा था। उसकी हैरत से फटी हुई आंखें मेहरोसा की चेयर पर टिकी हुई थी। नीचे बैठे सर झुकाकर कपकपाते हाथों से व्हील चेयर के बड़े बड़े व्हील्स को छूने लगा था। व्हील से हटती हुई उसकी नजरें मेहरोसा के काली पट्टियों वाली चप्पल में मुख्य पैरों पर गए थे। एंजल, उसने मेडोसा के पैरों को देखकर बेआवाज सरगोशी की थी। साथ ही उसकी आंख से एक अनजाना सा आंसू निकलकर मेडोसा के पैरों पर गिरा था। वो साकत बैठी मेडोसा ने बेसाख्ता अपनी चेयर्स के व्हील्स पर हाथ जमाकर चेयर पीछे की थी। तभी जब से सूरज पड़ती आंखों के साथ ही आदि ने सर उठाकर मेडोसा की तरफ देखा था। उसकी आंखों से बड़ी हुई लहू रंग आंखों में लिखे गए सवाल को मेडोसा ने अच्छी तरह पा लिया था। हाँ, मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मगर उसका मुझे कोई गम नहीं है। अगर आती जाती सांसों का नाम ही जिंदगी है, तो मैं सिर्फ आयस की हद तक जिंदा भी हूँ। वो मेरे जीने की वजह है, इसीलिए अपने जिंदा लाश जैसे वजूद का नाता सांसों से जोड़े बैठी हूँ। अल्लाह के बाद मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए तरस खाओ मुझ पर। मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। तुम्हें अपनी सबसे महबूब चीज का वास्ता है, मुझसे मेरे बेटे को मत छीनो। सबके बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये आंसू क्यों बहे थे वो नहीं जानती थी। वो अपने किरदार पर लगी हुई तोहमत पर रोई थी, अपनी बेबसी पर रोई थी, या सामने बैठे शख्स की समंदर होती आंखों ने उसका हौसला भी तोड़ दिया था। वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकी थी, और तो और आदि भी नहीं जानता था कि वो अपनी जल पड़ी की जल थल होती हुई आंखों को देखकर रो पड़ा था, या उसकी मजदूरी पर रो दिया था, या उसके बाहर सहारे के छीन जाने पर उसकी आंखों से आंसू की बरसात हुई थी। आइस मेरे पास नहीं है एंजल, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। आदि ने अपनी लहू रंग आंखों से उसकी गहरी झील सी आंखों में देते हुए धीरे से कहा था, जब मेरोसा ने अपने दोनों हाथों से उसका गिरबान पकड़ लिया था। झूठ बोलते हो तुम। आज तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद गायब हुआ था। तुम ही उसे मुल्तान लेकर आए हो, वो तुम्हारे पास ही है। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम शादी कर चुकी हो, जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, तुम्हारी बीवी बच्चे सब होंगे, मगर मेरा कोई नहीं है। अपनी शादी का सुनकर आदि की नजरों में हैरत उतर आई थी। जालिमों ने मुझसे मेरे सारे रिश्तों को छीन लिया, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, सबको मुझसे जुदा कर दिया। मेरे नाम के साथ बागी हुई लफ्ज जोड़कर मेरे वजूद का सबके लिए एक शर्मनाक गाली बना दिया गया। मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। अब आइस के सिवा मेरा कोई नहीं है। उसको मुझसे अलग मत करो, इतने जालिम मत बनो। रहम नहीं आता तुम्हें मुझ पर
کتنے ظلم کرو گے، کتنی سزا دو گے مجھے خود سے محبت کرنے کی، خود کی زندگی میں شامل کرنے کی؟ میں تمہاری زندگی میں اگر اپنی مرضی سے شامل ہوئی تھی تو تمہاری رضا بھی اس میں برابر شامل تھی، پھر سزا کی حقدار میں اکیلی کیوں ٹھہرائی گئی؟ کیوں تم اس گناہ کی پاداش میں قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا؟ اور اگر میں گناہ گار بھی ہوں تو ہر گناہ کی معافی ہوتی ہے، معاف کر دو، بخش دو مجھے۔ اپنی ماں کی طرح فرعون مت بنو۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر کے قیامت تک خود کو عبرت کا نشانہ بنا لیا ہے۔ تم اور تمہاری ماں بھی خود کو خدا مت سمجھو، ورنہ دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ مجھے واپس کر دو میرا بیٹا، پلیز واپس کر دو میرا آئز۔ وہ عادی کو گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے پھوڑ پھوڑ کر روتے ہوئے بولتے چلے گئے تھے۔